नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है केशव पंडित और नरकंकाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। धर्म समाज कॉलेज के छात्र छात्राओं का एक ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ी इलाके के मोहिनीपुर गांव जा रहा था। उस ग्रुप में छात्र छात्राओं के अलावा विशेष तौर पर एक आमंत्रित केशव पंडित और उसकी छोटी बहन शालिनी भी थी। बस अभी मोहिनीपुर गांव से दूर ही थी कि अचानक, क्या हुआ ड्राइवर, यह आवाज़ कैसी हुई? फुस्स। लगता है साहब टायर पंक्चर हो गया है। अरे, इसके तो सारे टायर पंक्चर हो गए हैं। घोर आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया? ड्राइवर के साथ साथ बाकी सब भी आश्चर्यचकित थे। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक साथ सारे टायर पंक्चर कैसे हो गए। तभी, बस अब आगे नहीं जा सकती है, अब गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा। ओ नो! पैदल? बाप रे बाप, इतनी दूर पैदल चलते चलते तो मेरा दम ही निकल जाएगा। तब तो बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम तुम्हारे माता पिता का तुम्हारी शादी पर खर्च होने वाला पैसा तो बच जाएगा। तभी उन्हें दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। वो देखो, सामने से बैलगाड़ी चली आ रही है। क्यों ना उस गाड़ी से ही गांव तक का सफ़र पूरा किया जाए। ख्याल बुरा नहीं है, पहले बस का सफ़र फिर बैलगाड़ी का। वाह, क्या संयोग है! गाड़ी के थोड़ा पास आने पर, अरे, ये गाड़ी वाला तो काले कंबल में भूत सा दिखाई मालूम पड़ता है। जरा संभल कर बैठना, कहीं ये भी पंक्चर ना हो जाए। ए भाई, क्या हम लोगों को मोहिनीपुर गांव तक छोड़ दोगे? बस खराब हो गई है। छोड़ देंगे, बैठ जाइए, लेकिन रास्ते में हमसे कोई सवाल ना करे। केशव भैया, तुमने गौर किया, जब ये गाड़ीवान बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। "श्श्श, आहिस्ता बोलो शालिनी, वरना वो सुन लेगा।" तभी, क्या बात है साहब? कोई बात नहीं गाड़ीवान। जैसे ही सब बैठ गए, हु हुआ। वाह, पिकनिक का असली मज़ा तो मुझे इस बैलगाड़ी में बैठकर ही आ रहा है। और मुझे यदि इस वक्त चाय का गर्मा गर्म एक प्याला मिल जाए तो बस जिंदगी का असली मज़ा आ जाता। इस तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए वे आखिरकार मोहिनीपुर गांव जा पहुंचे। शुक्रिया गाड़ीवान, तुमने मुसीबत के वक्त हमारी मदद की। ये लो अपना मेहनताना। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने गांव पहुंचाने के लिए कहा, हमने पहुंचा दिया। अब इजाज़त दीजिए। कहकर जैसे ही गाड़ीवान ने बैले को हाँक लगाई, ठहरो भाई, माफ़ करना भाई, आप जैसे नेक इंसान के हम दर्शन करना चाहते हैं ताकि भविष्य में मुलाकात होने पर पहचान सकें। मेरी आवाज़ से पहचान लेना केशव पंडित। केशव पंडित गाड़ीवान के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसने गाड़ीवान का कंबल खींच लिया। अगले ही पल, अहीं, ये तो खाली कंबल है। फिर वो कौन था? भूत! बचाओ बचाओ! उसकी चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आके, क्या हुआ साहब? बड़ा अजीब बात है भैया, हम जिस गाड़ी में बैठकर यहाँ आए हैं उसका गाड़ीवान अभी अभी हमसे बातें कर रहा था और अभी हाल ही में एकाएक कहीं गायब भी हो गया। पता नहीं क्या बला थी। तभी गांव का प्रधान भी वहां आ पहुंचा। क्या बात है रे मुंशी, ये भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ? शहर के शहर के ये लोग बाब शहर के ये बाबू लोग सुरेंद्र सिंह की भूतिया गाड़ी में बैठ आए हैं प्रधान जी, और अब सुरेंद्र सिंह को गायब पाकर हैरान है। प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी? चलिए, मैं आपको वो हवेली दिखा दूँ जिसमें आपके ठहरने का मैंने प्रबंध किया है। शुक्रिया प्रधान जी। और जब सब लोग प्रधान जी के साथ गांव की उस हवेली के करीब पहुंचे, यह हवेली तो भूताहा सी नजर आती है केशव भैया। पुरानी और खाली हवेली देखने पर अक्सर भूतों का डेरा ही लगता है शालिनी। वैसे यह हवेली है किसकी प्रधान जी? उसी सुरेंद्र सिंह की, जिसकी भूतिया गाड़ी में बैठकर आप लोग यहाँ आए हैं। फिर जैसे ही प्रधान जी ने आगे बढ़कर हवेली का दरवाज़ा खोला, पूरी हवेली एकाएक प्रकाश से जगमगा उठी।
आए, ये रोशनी कैसी प्रधान जी? बड़ी विचित्र है ये हवेली प्रोफेसर साहब। रात में जैसे इस हवेली का मुख्य द्वार खोला जाता है, ये अपने आप रोशनी से जगमगा उठती है। हम तो वर्षों से यही देखते आ रहे हैं। बड़ी शानदार हवेली है। लगता है सुरेंद्र सिंह काफी रईस आदमी था। हाँ, वो पहासू गांव का जमींदार था। एक दिन वो अचानक इस गांव से ऐसा गया कि आज तक लौट कर नहीं आया। फिर ऊपर के कमरे में पहुंचकर प्रधान जी ने पीछे की खिड़की खोल दी। आबो हवा के लिहाज से भी ये हवेली काफ़ी अच्छी है। पास ही पानी का झरना बहता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप लोग सफ़र से थके हारे होंगे, आराम कीजिए। जी, शुक्रिया प्रधान जी। प्रधान जी के चले जाने के बाद अपने मनों पर छाए हुए भय को दूर करने के लिए विचार से छात्र छात्राओं ने गाने बजाने की महफिल जमा दी। जबकि केशव पंडित और दोनों वार्डन सोने के लिए ऊपर के कमरे में चले गए थे। आ सारे गमा ता 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 दिन धिना धन। तभी सुनिए प्रधान जी, आप तो मैं ये कहने आया था कि आज गांव में किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए आप ये गाना बजाना बंद कर दीजिए। पर पर आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से। पर दरवाज़ा तो सुधीर बंद करके आया था। आपको गलतफहमी हुई है। दरवाजे की कुंडी तो अभी भी खुली हुई है, वो देखिए। लेकिन कुंडी तो मैंने स्वयं बंद की थी, फिर खुल कैसे गई? और अगले ही पल किसी भयानक आशंका से सभी के मुख से एकाएक चीखें निकल पड़ी। भूत, बचाओ बचाओ! उसकी चीखों की सुनकर उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर, अरे, ये तो छात्र छात्राओं की आवाज़ें लगती हैं। हाँ, उन्हीं की है। आओ चलकर देखते हैं क्या वजह है। नीचे पहुंचकर, क्या हुआ सुधीर? सर वो देखिए, भूत! नमस्ते प्रोफेसर साहब, आप ही समझाइए इन बच्चों को। ना जाने क्यों मुझे बहुत समझ रहे हैं। आज सुबह मैं एक ज़रूरी काम से पास के ही गांव चला गया था। अभी अभी लौटा तो गांव वालों से पता चला कि आप लोग आ गए हैं, इसलिए आपकी खैर खबर लेने यहाँ चला आया। तो फिर वो कौन था जो हमें इस हवेली तक पहुँचा गया? वो जरूर सुरेंद्र सिंह रहा होगा, जो अपनी हवेली में आपको ठहरा गया। मैंने तो आपके ठहरने का प्रबंध स्कूल में किया था। आप लोग भी कहाँ आकर फंस गए इस भूतिया हवेली में? इससे पहले कि आप किसी और परेशानी में पड़े, यहाँ से निकल चलिए। मैं आपको लेने आया हूँ। शुक्रिया प्रधान जी। अब तो हम इसी हवेली में ठहरेंगे। देखें तो सही और क्या क्या होता है यहाँ। ठीक है, आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ। सुबह आऊँगा, कहकर प्रधान जी वहाँ से चले गए। यह आपने क्या किया केशव भैया? प्रधान जी को आपने क्यों जाने दिया? हमें उनके साथ स्कूल में ही चले जाना चाहिए था। यहाँ तो बड़ा डर लग रहा है। डर कैसा? मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, फिर भी इन भूत प्रेतों से नहीं डरता। तुम्हारी बात और है केशव भैया, तुम तो भी भूतों के भूत हो। अब जब प्रधान जी चले ही गए हैं तो ऐसा करो केशव भैया कि तुम हमारे कमरे में सो जाओ। नहीं भैया, नहीं केशव भैया, हमारे कमरे में सोएंगे। तुम लोग आपस में ही लड़ो नहीं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। मैं रात भर जाग कर हवेली में पहरा दूंगा। केशव पंडित जिंदाबाद। फिर सब छात्र छात्राएं अपने अपने कमरे में सोने चले गए और केशव पंडित जागकर उस हवेली में पहरा देने लगा। जब रात्रि के 2 बजे आए, इतनी रात गए, ये कौन हवेली से बाहर जा रहा है? पता लगाता हूँ कौन है। केशव पंडित जब तक दरवाजे पर आया, वो साया हवेली से बाहर जा चुका था। केशव पंडित उसका पीछा करने लगा और उसका पीछा करता हुआ एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा। अचानक, मेरा पीछा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा केशव पंडित। भलाई इसी में है कि तुम वापस लौट जाओ। ज़रूर लौट जाऊंगा, पर तुम्हारी असलियत जानने के बाद। कौन हो तुम? मेरा परिचय पाकर तुम कहीं डर तो नहीं जाओगे केशव पंडित? डर तो केशव पंडित से कोसों दूर रहता है। तुम बताओ, तुम कौन हो? उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा कि मेरी पूरी कहानी जानने के बाद तुम मेरी उस इच्छा को पूरी करोगे जिसके लिए मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। तुम्हारी इच्छा अगर जायज़ हुई तो मैं अवश्य पूरी करूँगा। अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सुनाता हूँ।
सुनो केशव पंडित, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सोलंकी है। मैं पहासू के जमींदार नरेंद्र सिंह सोलंकी का छोटा भाई हूँ। परिवार में सिर्फ हम दो भाई थे। मेरे बड़े भाई नरेंद्र सिंह की 1 वर्ष पहले शादी हो चुकी थी। घर खुशियों से भरा था। अचानक एक दिन हमारी खुशियों पर कहर टूट पड़ा। क्या हुआ दाई माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे अफसोस है ठाकुर साहब कि मैं सिर्फ बच्चे को बचा सकी, उसकी माँ को नहीं। नहीं। एकाएक अपने भाई की चीख सुनकर मैं दौड़ा हुआ उस कमरे में पहुंचा। क्या हुआ भैया? सब कुछ खत्म हो गया सुरेंद्र, तेरी भाभी हमें छोड़कर चली गई। पत्नी के एकाएक मरने का गम नरेंद्र सिंह बर्दाश्त ना कर सका और पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ा। मैंने झुककर देखा तो पाया कि उसकी हृदय गति रुक चुकी थी और उस दिन मुझे एक साथ 2 चिताएं जलानी पड़ी, एक भाई की, दूसरी भाभी की। भैया भाभी के मर जाने के बाद मुझे सारी हवेली सुनसान नजर आने लगी। उआ, उआ। मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा के चले जाने से हम दोनों अनाथ हो गए हैं। चुप हो जा मेरे बच्चे, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह दुखों दुखों में डूबे हमारे दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन, आओ काका बैठो। ये कौन है? ये ठाकुर महेंद्र सिंह है। ये तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। माफ़ करना काका, मेरा विचार अभी शादी करने का नहीं है। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही है, आज नहीं तो कल करोगे। और फिर इस बच्चे को भी तो एक माँ की ज़रूरत है। देखो, यह हवेली बहू के बिना कैसे सोने लगती है। लेकिन मुझे डर लगता है काका कि कहीं वो। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेगी। आप सिर्फ हाँ कह दीजिए ठाकुर साहब, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। हाँ कह दो बेटा, मेरी बात मान जाओ। ऐसी सुंदर और सुशील लड़की तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर जैसी आपकी इच्छा। और उस सुनसान हवेली में एक बार फिर शहनाई की आवाज़ गूंज उठी। और जब बारात दुल्हन की डोली लेकर लौटी, बहू क्या क्या आई बहू क्या आई, हवेली में रौनक आ गई। तुमने सच कहा बहन, अब मुन्ना को भी माँ की कमी नहीं खलेगी। और सचमुच राज रानी ने बच्चे को माँ का ही प्यार नहीं दिया, बल्कि उस घर को भी स्वर्ग बना दिया। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। अब बहुत हो गई घोड़े की सवारी जनाब, नीचे उतरिए और चलकर दूध पी लीजिए। घोड़े को भी भूख लगी होगी। हाँ भाई, घोड़े को भी सचमुच भूख लगी है। चलो दोनों साथ मिलकर खाएंगे मुन्ना। लेकिन ये कैसे खा सकता है? घोड़े के साथ? घोड़ा तो घास खाता है और ये दूध पीता है। इस तरह हंसी खुशी में 4-5 वर्ष बीत गए। एक दिन, नमस्ते जीजा जी। आओ बच्चू सिंह, बहुत दिनों के बाद आए हो। थोड़ी ही देर बाद राजरानी बच्चू सिंह को अपने कमरे में ले गई। दीदी, तुम इस आस्तीन के सांप को दूध पिलाकर क्यों बड़ा कर रही हो? याद रखो, बड़ा होने पर सबसे पहले ये तुम्हें ही डसेगा। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुन्ना तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बिना एक पल नहीं रहता, मुझे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत भोली हो दीदी। बड़ा होने पर जब उसे ये मालूम होगा कि तुम उसकी माँ नहीं हो, तो ये तुमसे नफरत करने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वक्त रहते चेत जाओ, वरना बहुत पछताओगी। शायद तुम ठीक कहते हो। बताओ भैया, मैं क्या करूँ? कुछ ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें। तुम सिर्फ जीजा जी को किसी तरह दूसरे गांव में ले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बच्चू सिंह के भड़काने पर राजरानी ने जल्द ही अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। मैं इस घर के मालकिन नहीं, बच्चे की आया हूँ। तुमने कभी मेरी और मेरी कोई बात नहीं मानी। आज तक तुमने कोई बात कही भी है जो नहीं मानी? नहीं कही तो अब कह रही हूँ। मोहिनीपुर गांव में एक मकान बनवा लो। मुझे यहाँ का पानी रास नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन मेरी मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। देखो कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। ठीक है, हम मोहिनीपुर में हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ की जमींदारी का काम कौन देखेगा? उसी समय बच्चू सिंह ने कमरे में प्रवेश किया, जो पूर्व निर्धारित योजना अनुसार उसकी बातें सुन रहा था।
उसकी चिंता आप ना करें जीजा जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं संभाल लूँगा। और जल्द ही मोहनीपुर गांव में हवेली की तामीर होने लगी। थोड़ी ही समय में जब मोहनीपुर गांव में हवेली बनकर तैयार हो गई, वाह दीदी, क्या आलीशान हवेली बनवाई है। जीजा जी ने कि बस मेरा मन भी यही रहने को ललचा रहा है, पर मजबूरी है कि मुझे जमींदारी का काम जो देखना है। फिर भी अपना देश अपना ही होता है बच्चू सिंह, यहाँ अपनापन नहीं लगता। अपने लोग जो नहीं है यहाँ, थोड़े दिन रहेंगे तो सब लोग अपना अपने हो जाएंगे। यहाँ कम से कम शांति तो है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैं तो उसी हवेली में रहूँगा। हाँ, तुझे क्यों अच्छा लगेगा? तेरी नाल जो गड़ी तेरी नाल जो गड़ी है वहाँ। लेकिन कान खोल कर सुन ले, तेरे पापा वहाँ नहीं पाएंगे। लेकिन कान खोल कर सुन ले, तेरे पापा वहाँ नहीं जाएंगे और तुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। फिर हम सब अपनी नई नई हवेली में रहने लगे और बच्चू सिंह पहासू लौट गया। बच्चू सिंह के हाथ में जमींदारी का सारा काम आ जाने से उसके पौ बारह हो गए। वो एक आवारा किस्म का आदमी था, इसलिए उसने गांव के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। ये किसके जानवर है धनिया, जो आवारा पशुओं की तरह हमारे चरगाह में घूम रहे हैं? पातीराम के मालिक, तो फिर यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मलखान, इन्हें मेरे बाड़े में ले जाकर बंद कर दो। मालिक का हुक्म सुन मालिक का हुक्म सुन मलखान जब उन जानवरों को हाँक कर ले जाने लगा। हुर्र, टिक टिक धर। ये तो मेरे जानवर है मालिक, मलखान ने कहाँ ले जा रहा है? तेरे जानवर है तो क्या करे, हमारे चरगाह में क्यों आए? लेकिन सरकार, इस चरगाह में तो गांव के सभी जानवर चरते थे कभी, पर आज से नहीं चरेंगे। ये चरगाह हमारा है। इस चरगाह में जो भी अपने जानवर चराएगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये तो अन्याय है मालिक। तुम्हारी ये जरूरत, हमसे जुबान लड़ाते हो? तड़ाक, ये अन्याय है मालिक, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना मैं तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। अगर अपने जानवर लेने हैं तो टैक्स भर कर ले जाना। चरगाह पर टैक्स लगाने की बात को लेकर पातीराम ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई। ये तो सरासर जुल्म है रघु चाचा, पहले भी तो हमारे जानवर चरगाह में चरते थे। आज चरगाह पर टैक्स लगाया, कल गांव के पोखर पर भी टैक्स लगा देगा ये साला। इस जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, वरना ये ठाकुर का साला हमारी ज़िंदगी को नर्क बना कर रख देगा। तुम ठीक कहते हो भैया, सांप के फन उठने से पहले ही उसका फन कुचल देना चाहिए, वरना किसी न किसी को डसेगा ज़रूर। हाँ हाँ, हम नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग चरगाह का टैक्स नहीं देंगे। हाँ हाँ, हम नहीं देंगे। लेकिन ये प्रस्ताव लेकर उस सपोले के पास जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। गांव के लोगों का प्रस्ताव लेकर पातीराम बच्चू सिंह के पास पहुंचा। कहो पातीराम, अपने जानवर देने के लिए आए हो क्या? कहो, कितने रुपए लाए हो? मैं तो गांव वालों को प्रस्ताव लेकर आया हूं ठाकुर साहब। गांव वालों ने फैसला किया है कि वे चरगाह का टैक्स नहीं देंगे। क्या कहा हरामजादे, टैक्स नहीं देंगे? क्या वो चरगाह उनके बाप का है जो टैक्स नहीं देंगे? ठाकुर साहब, गाली ना दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी तुम्हारी ये मचाल कि तुम हुजूर के सामने अपनी जबान चलाओ, उन्हें आंखें दिखाओ। मलखान, पकड़ लो इस साले बदमाश को और गिन कर 20 हंटर इनके शरीर पर बरसाओ, ताकि गांव वाले को हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने का सबक मिल जाए और इसे अपनी नेतागिरी का इनाम। अगले ही पल अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे सामने मुंह खोलने का क्या अंजाम होता है। सड़क सड़क, उफ, मरा। हंटर खाने के बाद पातीराम जब लहूलुहान हो गया तो बच्चू सिंह के करिंदों ने उसे गांव की चौपाल पर ले जाकर पटक दिया और उसके साथ बच्चू सिंह भी था। और किसी को कुछ कहना है? नहीं सरकार, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे माई बाप हैं। मातीराम की दशा देखकर गांव वाले डर कर वहां से किनारा कर लिए और कुछ देर बाद जब पातीराम उसी अवस्था में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा, हाय राम,
ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने ठाकुर के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसी का इनाम दे दिया उस साले ने। पातीराम की दशा देखकर उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। लेकिन तुमसे किसने कहा था कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालने के लिए? गांव के और लोग क्या मर गए हैं जो तुम गए थे उनके अगुआ बनकर? वो सब साले कायर निकले। फूला ने अपने पति की मरहम पट्टी कर दी। और फिर उसी रात, फिर जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, पातीराम के घर से चीखों के स्वर उभरने लगे। आग, आग, बचाओ, बचाओ। उनकी चीखों को सुनकर, फिर इससे पहले कि वे आग बुझाने का कोई यत्न कर पाते, बाहर आते ही पातीराम की पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। अब क्या होगा? मकान तो जलकर राख हो गया, हम कहाँ रहेंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि जो हम नया छप्पर डलवा लें। तभी तुमने ठाकुर से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया पातीराम भैया। मेरी माने तो उसके पास जा मेरी मानो तो उसके पांव पकड़ लो जाकर दूसरे दिन। मुझे माफ़ कर दो ठाकुर साहब, मैं गांव वालों के बहकावे में आ गया था, इसीलिए आ गई अब अकल ठिकाने। हमसे जो दुश्मनी मोल लेगा उसका यही हश्र होगा। समझा समझा देना इन गांव वाले को। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हमारा घर जल गया है, अब हम कहाँ रहेंगे सरकार? छोटे छोटे बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये हमसे कर्ज ले जाओ और अपने लिए एक झोपड़ बना लो। मुंशी जी, पातीराम को 500 रुपये देकर एक कागज़ पर अंगूठा लगवा लो। जी, बहुत अच्छा सरकार। देखा पातीराम, हमारे मालिक कितने रहमदिल हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते। ये लो रुपए और इस कागज़ पर अंगूठा लगा दो। बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है सरकार की। कुछ महीनों बाद अचानक पातीराम को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वह मर गया। बच्चू सिंह को जब उसके मरने की खबर लगी तो वह अपने कारिंदों के साथ उसके झोपड़े पर जा पहुंचा। पातीराम को हमने 500 रुपये कर्ज दिया था, वो तो मर गया, अब उस कर्ज को कौन चुकाएगा? लेकिन सरकार, मेरे पास तो इनका क्रियाक्रम करने के लिए भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसका क्रियाक्रम करने के लिए पैसे हम दे देंगे, पर तुम्हें ये झोपड़ी और ज़मीन छोड़नी होगी। मगर सरदार, मैं इन छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं मत जाओ, हमारी हवेली का काम धंधा कर दिया करना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलता रहेगा। मुंशी जी, पातीराम के क्रियाक्रम का पूरा प्रबंध कर दो। देखा फूला, हमारे मालिक कितने रहमदिल हैं, इनसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। और इस तरह से बच्चू सिंह गांव वालों पर जुल्म ढाता रहा, उन्हें लूटता रहा, उनकी ज़मीनों को हड़पता रहा। उसके उसके जुल्म से लोग त्राही त्राही कर उठे और अंत में गांव वालों ने एक आम सभा की। अब और जुल्म नहीं सहे जाते रघु चाचा, एक एक करके इस ठाकुर के बच्चे ने हम सब की ज़मीनें हड़प ली और हमें अपना गुलाम बना कर रख लिया। गुलामों की तरह उसके खेतों में दिन रात काम करें, तब हमें 2 वक्त का खाना मिलता है। ऐसा कब तक चलेगा? तो फिर क्या किया जाए? अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उसके पालतू गुंडे हमारे चमड़े उधेड़ डालेंगे, हमारे मकानों को आग लगा देंगे। अब इसका एक ही उपाय है, हमें इस बात की खबर बड़े ठाकुर को जाकर देनी चाहिए और उनसे न्याय मांगना चाहिए। हमारे असली मालिक तो वही हैं। यही ठीक है रघु चाचा, आप मोहिनीपुर जाकर बड़े ठाकुर को इन सब बातों से अवगत कराएं। ठीक है, अगर तुम सब लोगों की यही राय है तो मैं कल सुबह ही मोहिनीपुर चला जाता हूँ। हाँ हाँ, यही करो, शायद कुछ राहत मिल जाए। और दूसरे दिन दोपहर को, नमस्ते ठाकुर साहब। कौन? रघु चाचा। आओ चाचा, गांव में सब कुशल मंगल तो है? कुशल काहे की ठाकुर साहब, जब से आप गांव छोड़कर आए हैं सब लोग जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। मैं उन्हीं गांव वालों की फरियाद देकर यहाँ आया हूँ, हमें इस जुल्म से बताइए मालिक। हमें मालूम है रघु चाचा, तुम लोगों पर जोर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन अब चिंता ना करो, मुन्ना अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है, वही अब वहाँ का काम संभालेगा। रघु आश्वासन पाकर अपने गांव वापस लौट गया। कुछ दिन बाद जब मुन्ना पढ़ाई पूरी करके घर लौटा, मुन्ना, अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहासू जाकर जमींदारी का काम संभालो। अगर आपकी ऐसी इच्छा है पापा तो मैं गांव चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा।
मन तो लगाना पड़ेगा बेटा, वो तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारी अपनी जमींदारी है वहाँ, जिसके जिसके तुम अकेले वारिस हो। इसलिए जाओ और जाकर अपने बाप दादाओं की जायदाद संभालो। ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन होशियारी से जाना बेटा, वहाँ कंस मामा तुम्हारी घात लगाए बैठा है। उधर हवेली में बच्चू सिंह की जिम्मेदारी बड़े उधर हवेली में बच्चू सिंह की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से बीत रही थी। वो पानी की तरह शराब उड़ेल रहा था, सिगरेटों की जगह नोट फूंक रहा था। मालिक, सुना है इस हवेली में रहने के लिए छोटे ठाकुर आ रहे हैं। छोटे ठाकुर? तुमसे कौन कह रहा था मनसुख? गांव में बड़े जोरों की चर्चा थी हुजूर, इसी बात पर मेरे कान खड़े हो गए। गांव में चर्चा है तो जरूर कुछ दाल में काला है। वो आएगा तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। वो किसी भी सूरत में वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। खत्म कर दो उसे। बहाना भी अच्छा होगा कि रास्ते में किसी खूंखार जंगली जानवर का शिकार हो गया। बड़ा नेक ख्याल है आपका हुजूर, इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर बुलाओ आजाद सिंह को। बहुत दिनों से हमने उस फौजी का निशाना नहीं देखा, आज देखेंगे। अभी बुला कर लाता हूँ सरकार। मनसुख फौजी आजाद सिंह को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद मनसुख लौटा, उसके साथ आजाद सिंह भी था। नमस्ते सरकार, कैसे याद किया इस शिकारी को? आओ फौजी, आज तुम्हें एक पिल्ले का शिकार पर जाना है। मोहिनीपुर से ठाकुर ने उस पागल पिल्ले को खुला छोड़ दिया है। मैं सब समझ गया मालिक, बस समझिए आपका काम हो गया। हमारा काम हो ही जाना चाहिए फौजी, वरना तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम जाओ। आजाद सिंह वहाँ से चला गया। आजाद सिंह के जाने के बाद मलखान, आजाद सिंह का काम हो जाने के बाद तुम आजाद सिंह को आज़ाद कर देना, समझे? समझ गया हुजूर। उधर रघु बैलगाड़ी लेकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। नमस्ते रघु चाचा, काफ़ी इंतज़ार कराया आपने। हाँ छोटे ठाकुर, कुछ देर हो गई है, लेकिन गांव में मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी थी कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें मरवाने के लिए फौजी आजाद सिंह को भेजा है। तुम चिंता ना करो चाचा, मैं पहले ही सब इंतजाम करके आया हूँ। तुम मेरे इस पुतले को गाड़ी में बिठा कर ले जाओ, मैं दूसरे रास्ते से होकर आ रहा हूँ। वाह छोटे ठाकुर, तुमने भी क्या आला दिमाग पाया है, मान गए आपको। रघु उस पुतले को बैलगाड़ी में बिठाकर चल पड़ा और मुन्ना दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। जब बैलगाड़ी जंगल के सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी, वो देखो फौजी, शिकार आ रहा है, देख रहा हूँ। और फिर बैलगाड़ी के करीब आने पर, हाय राम, मार डाला। अब तुम यहाँ से भाग लो फौजी, अपना काम तो हो गया, मैं जरा उसका मातम मना कर आता हूँ। जैसे ही आजाद सिंह वापसी के लिए मुड़ा, एक गोली, धाए, आ धोखा। उधर मनसुख ने बैलगाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ रघु चाचा, ये चीख कैसी थी? लेकिन अभी वो गाड़ी तक पहुंचा ही था कि, छोटे ठाकुर आप? हाँ मैं। मर गए, ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। भाग यहाँ से मनसुख। और जैसे ही मनसुख भागने को हुआ, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी हमसे भी गुफ्तगू कर लीजिए, फिर साथ साथ ही चलेंगे। अगले ही पर, बोल बच्चू सिंह के चमचे, किसने चलाई थी मुझ पर गोली? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ छोटे ठाकुर। तो फिर दोषी कौन है? हाँ हाँ बोल कुत्ते, चुप क्यों हो गया? आपके वो कंस मामा छोटे ठाकुर। मैंने तो बहुत मना किया था उनसे कि आखिर वो जायदाद तो उन्हीं की है, जिस पर तुम मौज कर रहे हो, फिर उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, इसलिए मैं चुपके से आपको खबर देने चला आया। पर मेरे आने से पहले ही आजाद सिंह फौज ने अपनी गोली चला दी। लेकिन आप बच कैसे गए? और वो गाड़ी में लाश? लेकिन आप बच कैसे गए छोटे ठाकुर? और वो गाड़ी में लाश तेरे बाप की है, बड़ी ठेस पहुंची होगी तुझे जिंदा देख मुझ तेरे बाप की है, बड़ी ठेस पहुंची होगी मुझे जिंदा देखकर तेरे दिल को कमीने। मुझे माफ़ कर दो छोटे ठाकुर, एक शर्त पर मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ। तुझे ये सब बातें थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कहनी होगी। ज़रूर कह दूंगा मालिक, सांच को आँच किया है। चुप बे बेपैंदी के लोटे, कल तक तो बच्चू सिंह के गुण गाता था, और अब जब अपने गले में फांसी का फंदा पड़ते देखा तो उसके खिलाफ बयान देने को तैयार हो गया। ठीक है, जा, भाग जा यहाँ से।
अगर फिर कभी इस गांव में नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मनसुख सिर पैर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये आपने क्या किया छोटे ठाकुर? हाँ, तय दुश्मन को बिना सजा दिए छोड़ दिया। वो सीधा हवेली पहुंचकर बच्चू सिंह को तुम्हारे जिंदा होने की खबर देगा और बच्चू सिंह मौका पाकर भाग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं रघु रघु चाचा, कि उस मनहूस की शक्ल हमें देखने को ना मिले। तो आखिर है तो आखिर आखिर को मामा। लेकिन छोटे ठाकुर, मामा कंस बन जाए तो भांजे को भी कृष्ण बन जाना चाहिए। नहीं रघु चाचा, अगर कोई बदी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ भी बदी की जाए। नेकी से भी उसका बदला चुकाया जा सकता है। उधर मनसुख जब हवेली पहुंचा, आओ मनसुख, तुम भी पियो और जश्न मनाओ उस पिल्ले के मरने का। जश्न तो छोटे ठाकुर मनाने आ रहे हैं। अगर आप अपनी जान की खैर चाहते हो तो भाग जाइए यहाँ से, वरना वो आपको पुलिस के हवाले कर देगा। क्या वो जिंदा है? मगर कैसे? आजाद सिंह ने जिसको गोली मारी थी वो छोटे ठाकुर का पुतला था। वो यमदूत किसी भी क्षण यहाँ पहुँचने वाला है। मैं तो चला। छोटे ठाकुर के जिंदा होने की खबर पाकर बच्चू सिंह तिजोरी में से सारा सामान समेटने लगा। अब जल्दी से भाग चलना, अब जल्दी से भाग चल बच्चू सिंह। बस इतना ही दाना पानी लिखा था यहाँ का। अब मोहिनीपुर में जाकर कोई नया गुल खिलाना है। उधर मुन्ना ने रघु के साथ हवेली में प्रवेश किया। भाग जाने दो चाचा, लगता है सारे लोग भाग गए हैं यहाँ से। भाग जाने दो चाचा, सब अपने भाग्य का खाते हैं। इस बहाने शांति शांति तो हुई गांव में। मुन्ना ने गांव में आने के बाद जमींदारी का सारा काम संभाल लिया। लोगों की जबरदस्त छीनी हुई जमीनें वापस कर दी, चरगाह का टैक्स खत्म कर दिया और लोगों का हालचाल मालूम करने के लिए अब खेतों पर पहुंचा। राम राम छोटे ठाकुर, धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन पाए। हाँ मालिक, काफ़ी तंग किया आपके मामा ने। उनके चमचे तो हर वक्त चमड़े का हंटर लिए हमारे ऊपर खड़े रहते थे। मालिक, बड़े ठाकुर साहब के यहाँ से चले जाने के बाद से तो जैसे हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। बच्चू सिंह ने ऐसा जुल्म ढहा कि हम आह भी ना कर सके। इधर बच्चू सिंह भागकर सीधा मोहिनीपुर जा पहुंचा। अपनी बहन राजरानी को चुपके से वो एकांत स्थान में मिलने के लिए बुलवाया। तुम घर क्यों नहीं आए भैया, और मुझे ही यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलवाया है कि वो सपोला जिसको तुमने दूध पिला पिला कर सांप बना दिया है, अब तुम्हें ही डसने के लिए यहाँ आ रहा है। लेकिन हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। सब बताऊंगा, लेकिन तुम पहले ये दवा ले लो और रात को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना। वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा, तब मैं आऊँगा वहाँ, फिर तसल्ली से बैठकर सब बताऊँगा। लेकिन भैया, कहीं ये? राजरानी की आंखों में शक की परछाइयाँ उभरी, लेकिन तभी, नहीं नहीं दीदी, तुम जो समझ रही हो वो ये नहीं है। इससे तो वो सिर्फ बेहोश होंगे, मरेंगे नहीं। अच्छा, अब मैं चलूँ? रात को आऊँगा। भाई की बात सुनकर राजरानी आश्वस्त हो गई और जब रात हुई, लीजिए दूध पी लीजिए। इतनी जल्दी? रोज़ तो 10 बजे देती थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा लेटूंगी, इसीलिए ले आई। दूध पीते ही ये मुझे दूध पीकर चक्कर सा क्यों आने लगा? क्या था दूध में? लेकिन वो खामोश रही, जबकि मैं बुरी तरह तड़पता रहा। तड़पते तड़पते मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। मैंने उस बेवफा से बदला लेने के लिए जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाए, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन मरने के बाद भी मेरी रूह को चैन न मिला और मैं प्रेत योनि में आ गया। प्रेत योनि में आते ही मेरी निगाह राजरानी पर पड़ी तो पाया कि वह आश्चर्य से मेरे शरीर की ओर देख रही थी। उफ, धोखा! बड़े भैया ने झूठ बोला। जहर जहर की बेहोशी की दवा बताकर इसकी जान ले ली। और अगले ही पल राजरानी दौड़ती हुई नीचे पहुंची और तब तक बच्चू सिंह वहां आ चुका था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुमने तो कहा था कि भैया भैया की दवा पीकर वे सिर्फ बेहोश हो जाएंगे, फिर वे मर कैसे गए? मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन वे दोनों मुझे नहीं देख पा रहे थे। मर गया साला। बहुत खटकता था मेरी आंखों में। अगले ही पल, ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया है।
मुझे विधवा बना दिया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। किसे पुलिस के हवाले करोगी बहन? मुझे या अपने आप को? क्या बताओगी पुलिस को? क्या यही कि तुमने अपने पति को जहर देकर मार डाला? होश की दवा करो और चलकर लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। भाई की बात सुनकर राजरानी ने सिर थाम लिया। वो समझ चुकी थी कि वो भाई द्वारा रचाए गए जालों में बुरी तरह फंस चुकी है और अब उसके सामने उसकी बात मानने के अलावा और उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों दोनों ऊपर के कमरे में आए। मैं बराबर दोनों का पीछा कर रहा था। साला मेरी जमींदारी खत्म करने चला था, लेकिन देखा खुद ही अपनी जमींदारी खत्म कर बैठा है। फिर बच्चू सिंह ने मेरी लाश को उठाकर एक अंधी कोठरी में ले गया। इस लाश को कोठरी की इस खाली दीवार में खड़ा करके ईंटों से चिनवा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। और फिर उन दोनों ने मेरी लाश को खाली स्थान में खड़ा करके ईंटों और सीमेंट से दीवार में चीन दी। और उसके 3 दिन बाद खटखट। कौन है? मैं गांव का प्रधान। थोड़ी देर बाद राजरानी ने दरवाज़ा खटखटाया। कहिए, किससे मिलना है आपको? सुरेंद्र सिंह जी से मिलना है। घर में हैं? जी नहीं, वो तो 3 दिन हुए बाहर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। अगले ही पल और और क्या सामान लूँ? जल्दी करो दीदी, घर का सब सामान समेट लो। और क्या सामान लूँ? जेवर कपड़े रख लिए हैं, बाकी का सब सामान तुम्हारे पास है। और उसी रात इस तरह वे दोनों मुझे उस कोठरी में कैद करके इस हवेली से चले गए और मैं तब से प्रेत आत्मा बना इस गांव में भटक रहा हूँ। सब यही जानते हैं कि मैं स्वयं ही ये गांव छोड़कर कहीं चला गया हूँ और आज तक वापस नहीं लौटा हूँ। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ मुक्ति। आप मेरे अस्थि पंजर को निकाल कर मेरा विधिवत क्रियाक्रम कर दीजिए और मेरे भतीजे से मेरा पिंडदान करा दीजिए। साथ ही उन दोनों पापियों को सजा दिलाकर मेरी आत्मा की शांति का उपाय कर दीजिए। आप मुझे वो जगह दिखा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी इच्छा के मुताबिक सारे काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊँगा। तो फिर चलिए मेरे साथ। फिर सुरेंद्र सिंह केशव पंडित को वो जगह दिखाकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन केशव पंडित ने गांव के प्रधान को बुलवा लिया। कहिए केशव पंडित, इतनी सुबह सुबह आपको हमारी जरूरत कैसे आ पड़ी? आप अपने किसी आदमी को पहासू गांव भेजकर सुरेंद्र सिंह के भतीजे को बुलवा दीजिए। मैं इस हवेली में कैद उनकी आत्मा को मुक्त कराना चाहता हूँ। सुरेंद्र सिंह की आत्मा? हाँ प्रधान जी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह की पत्नी एम साले ने उनकी हत्या करके लाश ऊपर वाली कोठरी की दीवार में चिनवा दिया है। पर ये सारी बातें आपको कैसे मालूम पड़ी? आप तो पहली बार इस गांव में आए हैं। ये सारी बातें कल रात मुझे सुरेंद्र सिंह की प्रेत आत्मा ने बताई थी। प्रधान जी के वहां से चले जाने के बाद केशव पंडित ने इलाका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को भी वहां बुलवा लिया। उस दिन शाम को सुरेंद्र सिंह का भतीजा भी वहां आ पहुंचा। नमस्ते प्रधान जी, आज अचानक आपने कैसे याद किया? ये केशव पंडित है, छोटे ठाकुर। ये तुम्हारे चाचा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो क्या चाचा जी का पता चल गया? कहाँ हैं वे? हाँ, पता चल गया। तुम्हारी चाची और मामा बच्चू सिंह ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी और लाश कोठरी की दीवार में चिनी हुई है। इसलिए मैंने आपको बुलवाया है ताकि आप उनका विधिवत क्रियाक्रम कर सके। ऐसा मैं तो आज तक इसी धोखे में था कि वो इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। और जब पुलिस ने आकर कोठरी की उस दीवार को गिराना शुरू किया। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। ये एकाएक इतना अंधेरा कैसा? जरा रोशनी कराइए यहाँ पर। अरे, कोई मोमबत्ती जलाकर लाना भाई। और जब कोठरी में मोमबत्ती जलाई गई तो सब लोग भय से एकाएक चीख उठे। भूत! ये तो नरकंकाल है। नरकंकाल? निश्चित ही ये नरकंकाल सुरेंद्र सिंह का होगा। वो नरकंकाल उस कोठरी से बाहर निकाला गया। जी हाँ केशव पंडित, ये मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह का ही नरकंकाल है। मैं उनकी घड़ी, अंगूठी और सोने की जंजीर को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुकाराम, इस नरकंकाल को सील मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद, थैंक यू मिस्टर केशव पंडित, आपने यहाँ आकर एक हत्या की गुत्थी सुलझा दी, वरना इस हत्या का कभी किसी को पता न चलता। ये पहेली तो खुद सुरेंद्र सिंह ने सुलझाई है, लेकिन कातिलों को सजा दिलाना अब आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। दूसरे दिन कंकाल को विधिवत क्रियाक्रम हेतु शमशान घाट ले जाया गया। तभी पुलिस राजरानी और बच्चू सिंह को गिरफ्तार कर वहां ले आई। मुझे माफ कर दो मुन्ना, मैं इस राक्षस की बातों में आकर अपना सर्वनाश कर बैठी। माफी तो मरने के बाद ऊपर जाकर पापा से मांगना। तुमने गुनाह किया है, कानून इसकी तुम्हें जो सजा देगा वही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। तभी पकड़ो पकड़ो, वो चिता में कूद गई। मम्मी, दीदी, ये तुमने क्या किया? पापी तो मैं था और सजा। चलो अच्छा हुआ उसने अपने पाप का प्रायश्चित यही कर दिया। सुरेंद्र सिंह की आत्मा भी अब शांति पा जाएगी। दूसरे दिन जब केशव पंडित शालिनी के साथ वहां से जाने लगा, तुम आज ही चले जाओगे केशव पंडित? कुछ दिन और नहीं रुक सकते हमारे साथ? प्रोफेसर साहब, ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ जाएगा। जब कोई प्रेत योनि में भटकती आत्मा केशव पंडित को पुकारती है तो वो स्वयं ही मेरे वहां तक पहुंचने का रास्ता बना देती है। आप लोगों का साथ भी सुरेंद्र सिंह की भटकती हुई आत्मा थी। वो मुक्ति पा गई है। केशव पंडित का काम खत्म हो गया। अब मुझे इजाज़त दीजिए। गांव गांव के लोगों को जब केशव पंडित के जाने का पता चला तो सारा गांव उमड़ उमड़ पड़ा उसे देखने के लिए। वो देखो, केशव पंडित जा रहा है। केशव पंडित गांव के चौपाल से होकर गुजरा। गांव के लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे केशव पंडित भूलने की चीज़ ही नहीं है प्रधान जी। करिश्मा भूत दिखाते हैं और नाम होता है केशव पंडित का, क्योंकि वो निडर है, साहसी है। वो भूतों का भूत है। वो भूतों की दुनिया में आम इंसानों की तरह घूमता है, इसलिए केशव पंडित कहलाता है। आपने हमारे गांव को प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया है सरपंच जी, ये तो होनी थी। अब कोई भूतिया गाड़ी इस गांव में रात को नहीं आएगी। मुझे अब आज्ञा दीजिए। क्या पता कोई और प्रेत आत्मा अपनी मुक्ति के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। नमस्ते। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।